हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल क्या होता है बेटा? जनरली ये वो मॉडल्स हैं जिनको डिफरेंट साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था टू एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम, की एटम में कि फंडामेंटल पार्टिकल को अरेंज कैसे करना है। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे किसी डिफरेंट साइंटिस्ट ने, जनरली एक्सप्लेन किया था फंडामेंटल पार्टिकल्स को एटम के अंदर, कि फंडामेंटल पार्टिकल्स को एटम के अंदर अरेंज कैसे करना है। ठीक है, तो उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? एटॉमिक मॉडल। तो फर्स्ट साइंटिस्ट कौन था? जे थॉमसन। इन 1904 में उसने एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया। उसने क्या कहा कि एटम जो है दैट इज पॉजिटिवली स्फीयर पार्टिकल, दैट इज द एटम। और यहाँ पर क्या है? सारा का सारा ये क्या है? पॉजिटिवली स्फीयर फॉर्म में है, दैट इज पॉजिटिवली स्फीयर पार्टिकल इन विच इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आर द इलेक्ट्रॉन्स इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर अम्बेंडेड। ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना तरबूज, वाटरमेलन देख लेते हो। ठीक है, वाटरमेलन में क्या होता है? जब आप उसको कट करते हो तो उसमें रेड पोर्शन होता है और एक सीड्स होते हैं। तो जो सीड्स हैं उसने उसको क्या बोल दिया कि उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से, और जो रेड वाला पोर्शन है उसको क्या बोल दिया उसने? पॉजिटिव स्फीयर से। ठीक है, इसीलिए इसको अनदर नेम क्या दिया जाता है? वाटरमेलन मॉडल। क्लियर बेटा? या फिर दूसरा नेम होता है रेजिन पडिंग मॉडल। रेजिन पडिंग मॉडल। रेजिन्स क्या होती है? किशमिश। क्लियर? जैसे आप देखते हो केक के अंदर कई बार क्या होती हैं? जनरली किशमिश डली होती है, या फिर आप बोल देते हो हलवे के अंदर क्या होती है? किशमिश डली होती है। तो वो हलवा कैसे, जो हलवा वाला जो पोर्शन है वो कैसे एक्ट कर रहा है? पॉजिटिव स्फीयर, और जो उसके अंदर किशमिश है वो कैसे एक्ट कर रही है? नेगेटिव। ठीक है, तो इसका अनदर नेम है रेजिन पडिंग मॉडल, कि जो आपने क्या है किशमिश उसके अंदर क्या कर रखी है? डाल रखी है। पडिंग मतलब उसके अंदर डाल रखी है। ठीक है, तो जे थॉमसन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। जो एटम है वो क्या है? पॉजिटिवली क्या है? चार्ज स्फीयर है इन विच इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा है? एम्बेड कर रखा है, मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? इस एटम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो रही है? मेंटेन हो रही है। क्यों? पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, आपस में क्या हो रहा है? न्यूट्रलाइज हो रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है और उसकी वजह से एटम क्या हो रहा है? न्यूट्रल बन रहा है। ठीक है, तो बेटा प्रॉब्लम कहाँ पर आई जनरली, कि ये क्या है? जनरली एटम की न्यूट्रलिटी को तो एक्सप्लेन कर पाया कुछ हद तक कि एटम क्या है? न्यूट्रल है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है उस चार्ज को, तो उससे क्या हो रहा है? एटम न्यूट्रल हो रहा है। बट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो कि रदरफोर्ड ने आगे अपने एक्सपेरिमेंट में किए थे, तो उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में ये क्या रहा? फेल रहा है। इसलिए जनरली ये मॉडल क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। क्लियर? तो अब उसके बाद कौन सा मॉडल आया? रदरफोर्ड मॉडल, जिसने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को क्या करा? जनरली एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो अब हम रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारा रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, और इसका अनदर नेम है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो फर्स्टली हमें पढ़ना है कि इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो जो रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था उसने क्या क्या रिक्वायरमेंट रखी थी? फर्स्ट उसने रिक्वायरमेंट रखी थी दैट इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, मतलब उसने क्या रखा था? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिसमें से क्या हो रहे थे? अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे? एमिट हो रहे थे। ठीक है, अल्फा पार्टिकल आपको बताया बेटा दैट इज अ हीलियम पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो दैट इज अ अल्फा पार्टिकल। क्लियर? सेकेंड उसने रिक्वायरमेंट रखी थी गोल्ड फॉइल की। ठीक है, कि उसको इस एक्सपेरिमेंट में किसकी ज़रूरत पड़ेगी? गोल्ड फॉइल की। एंड थर्ड उसने क्या रिक्वायरमेंट रखी थी? दैट इज जिंक सल्फाइड स्क्रीन, और ये भी कौन सी थी? रोटेटिंग स्क्रीन थी। ठीक है, रोटेटिंग इस तरीके से रोटेट करने वाली स्क्रीन थी। ठीक है, तो हमने इसको किसके अंदर रखा? लेड बॉक्स के अंदर रखा। क्यों? क्योंकि ये जनरली हार्मफुल रेडिएशंस क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको लेड बॉक्स के अंदर रखा। नेक्स्ट हमने क्या लगाया? यहाँ पर एक स्लिट लगाई, जिसमें से क्या है? हमें रेडिएशंस क्या है? प्रॉपरली पास हो जाए। जो यहाँ से रेडिएशंस निकलेंगी, मतलब अल्फा पार्टिकल से जो रेडिएशंस निकलेंगी वो यहाँ से इजिली पास हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इसने गोल्ड फॉइल ली है, जो कि क्या है? बहुत थिन है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसने
क्या करा है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, दैट इज अ रोटेटिंग स्क्रीन, ये रोटेटिंग स्क्रीन ली है। मतलब उसका कहने का मतलब क्या है, जब यहाँ से कुछ रेडिएशंस निकलेंगी तो वो क्या है, इस गोल्ड फॉइल से टकराएंगी और टकराने के बाद इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे क्या होंगी, स्ट्राइक करेंगी, और जैसे ही स्ट्राइक करेंगी तो वो क्या है, कुछ ना कुछ स्पॉट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से जब ये रेडिएशन निकली और ये गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक करी तो यहाँ से ये जो जनरली कुछ रेडिएशन है वो क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है इस तरीके से। तो इसका नाम क्या पड़ गया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा मतलब अल्फा रेज निकल रही है और यहाँ गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद ये क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है। तो स्कैटर होने के बाद ही इसका नाम क्या पड़ा है, जनरली अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, तो यहाँ से इस जब एक्सपेरिमेंट को सेटअप किया गया तो कुछ ऑब्जर्वेशन उस साइंटिस्ट ने देखी। तो वो ऑब्जर्वेशन क्या थी, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी कि 99.9% अल्फा पार्टिकल passes without any deflection। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उसने क्या देखी, ये देखी। ठीक है, यहाँ पर मैं डाल देती हूँ हेडिंग ऑब्जर्वेशन। इस एक्सपेरिमेंट को सेटअप करने के बाद फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या देख रहा है वो, कि मोस्टली जो पार्टिकल्स हैं अल्फा पार्टिकल वो क्या है, जनरली पास कर रहे हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो वो कैसे, देखिए यहाँ से देखिए ये अल्फा रेज आ रही है, ये एरो में डाल रही हूँ, अल्फा रेज आ रही है, ये कहाँ जा रही है, सीधी स्टेट जा रही है। मतलब क्या है, यहाँ से मैक्सिमम 99.9% अल्फा पार्टिकल क्या गए हैं, स्टेट गए हैं, मतलब उनके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड ऑब्जर्वेशन उसने क्या निकाली, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर deviated through a small angles। क्लियर बच्चे, कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे देखे गए कि जो स्मॉल एंगल से क्या हो गए हैं, डेविएट हो गए। कैसे, देखिए यहाँ से अल्फा रेज निकली, जैसे ये गोल्ड फॉइल पे टकराई कुछ रेज क्या होगी, डेविएट हो गई। ठीक है, कुछ इधर होगी डेविएट, कुछ इधर होगी। ठीक है, तो ये क्या हुई, स्मॉल एंगल पे डेविएट हुई। क्लियर, नेक्स्ट थर्ड ऑब्जर्वेशन उसने क्या निकाली कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, मतलब मैं बात कर सकती हूँ 1 in 20,000। ठीक है, मतलब 20,000 अगर अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं उनमें से एक या दो पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो कि क्या करेंगे, डेविएटेड, फिर आप लिख सकते हो डिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है, और वो किससे, मोर देन 90 डिग्री एंगल। ठीक है, उसमें मतलब आप कई बार बुक्स में लिखा जाता है डिफ्लेक्टेड बैक बाय 180 डिग्री एंगल। ठीक है, तो मतलब कुछ रेज ऐसी निकली कि गोल्ड फॉइल से टकराई और क्या हो गई, जनरली डिफ्लेक्टेड बैक वापस चली गई। ठीक है, जिसका एंगल क्या है, मोर देन 90 डिग्री बनता हो। क्लियर है, तो ये कुछ उसने एक्सपेरिमेंट सेटअप करा था, उस पर कुछ ऑब्जर्वेशन निकाली थी। कौन सी ऑब्जर्वेशन थी कि कुछ रेज मोस्टली जो 99% जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या जा रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो कि क्या हो रहे हैं, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे पार्टिकल हैं, बहुत कम जो पार्टिकल हैं वो क्या हो रहे हैं, वापिस जा रहे हैं, मतलब दे आर डिफ्लेक्टेड बैक विद अ मोर देन 90 डिग्री एंगल। ठीक है, उसने 3 ऑब्जर्वेशन इस एक्सपेरिमेंट को सेटअप करके निकाली। क्लियर है बेटा, इतना नोट करो फिर आगे चलते हैं। क्लियर है बेटा, अब इसकी कंक्लूजन्स निकालें कि जो इसने ऑब्जर्वेशन निकाली है ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनके ऊपर क्या क्या इसने कंक्लूजन निकाला। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसने रदरफोर्ड ने इस ऑब्जर्वेशन का क्या कंक्लूजन निकाला। ठीक है, सपोज वो क्या कह रहा है, आपके पास ये क्या है, एटम है। ठीक है, ये एटम क्या है, स्फेरिकल है। तो वो क्या कह रहा है कि 99% अल्फा पार्टिकल पासिस विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, मतलब कुछ इस तरीके से गए होंगे पार्टिकल्स। ठीक है, अल्फा रेज है, कुछ इस तरीके से क्या हो रही है, स्ट्रेट जा रही है, मतलब ये डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही है, मतलब इधर उधर कहीं नहीं जा रही है, सीधा स्ट्रेट जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इस एटम के अंदर मोस्टली स्पेस क्या है, एम्प्टी है, क्योंकि एम्प्टी होगा तभी रेज क्या होंगी, सीधी जाएगी। अगर कोई चीज़ पड़ी होगी तो वो क्या उनसे टकराएगी। तो मतलब क्या कह रहा है कि अगर 99% अल्फा पार्टिकल पास हो रहे हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, तो इट मीन्स इसमें एटम के अंदर मोस्टली स्पेस क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड थिंग वो क्या कह रहा है, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर डेविएटेड थ्रू द स्मॉल एंगल्स, मतलब कुछ रेज ऐसी हैं कि क्या हुई, यहाँ पर आई और डिफ्लेक्ट होगी इस तरीके से। ठीक है, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होगी, मतलब पास हुई
और किसी चीज से टकराई, जैसे कॉर्ड फॉइल से टकरा रही थी और क्या होगी, स्मॉल एंगल से क्या होगी, डेविएट होगी। तो उसका रीजन क्या है कि इट मींस वो डिफ्लेक्ट कब होंगी, मतलब यहाँ पर सेंटर में क्या पड़ा हुआ है, कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है, यहाँ से अल्फा रेज आ रही है, वो भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो जैसे ही वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के पास आई तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा तो रेज क्या हो जाएंगी, डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। समझ आ रही है ना बात, रिपेल, कोई चीज रिपेल होती है तो दूर जाते हैं, अट्रैक्ट होती है तो पास आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये अल्फा रेज है, जैसे ही ये पॉजिटिवली अल्फा रेज पार्टिकल्स आ रहे हैं तो यहाँ पर डिफ्लेक्ट कब होंगे, मतलब वो क्या कह रहे हैं, उसके सेंटर में कुछ ना कुछ क्या पड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, तो वो क्या है, स्मॉल एंगल से डेविएट करेगा, चाहे वो ऊपर करे चाहे वो नीचे करे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड थिंग क्या कह रहे हैं वो, जनरली ऑब्जर्वेशन में वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डेविएट या डिफ्लेक्टेड बैक दैट इज मोर देन 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो कुछ रेज ऐसी थी कि जो कि डेविएट बैक हुई, मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि डेविएट बैक मतलब वापस कब आएंगी रेज, सीधी सी बात है ना। आप अगर सपोज बॉल फेंक रहे हो, ठीक है, किसके ऊपर, दीवार पे, तो वो वापस आती है जनरली, क्यों आ रही है कि वहां पर जो बॉल है वो क्या काम कर रही है, दैट इज एक्ट एज एन हैवी पार्टिकल, कि वो उससे टकराई और वापस आई। तो ऐसे रेज का काम है, जैसे रेज पास हो रही हैं तो वो कह रहा है कि हो सकता है इस एटम के बीच में क्या पड़ा हो, कोई हैवी पार्टिकल पड़ा हो, और जब वो रेज उससे टकरा रही हैं, जैसे सपोज इस तरीके से कोई यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, हैवी पार्टिकल पड़ा हुआ है, वो उससे टकराई और वापस होगी, वापस आ गई, बैक आ गई, तो ये जो एंगल बनेगा दैट इज अ मोर देन 90 डिग्री। तो उसका कहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज इज हैवी, मतलब अगर वो टकरा रही है तो इट मीन जो वहां पर वो पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, तो हो सकता है वो क्या हो, एक हैवी पार्टिकल हो जिससे वो टकराया और क्या हो गया, वापस आ गया। ठीक है, और उसको नाम क्या दे दिया गया, दैट इज न्यूक्लियस। क्लियर बच्चे, तो इसी के बेसिस पे, इस ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के बेसिस पे क्या किया गया, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल को डिस्कवर किया गया। ठीक है, इसीलिए उसको बोला जाता है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, जनरली न्यूक्लियस का पता चल गया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज लाई करता है। ठीक है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्यों बोला गया, क्योंकि जो रेस थी जो आ रही थी आपके पास, जो अल्फा रेस निकल रही थी जनरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, वो गोल्ड फॉइल पे जैसे ही टकराई तो उसने क्या कर दिया, उन रेस को स्कैटर कर दिया। ठीक है ना, कुछ एंगल्स के थ्रू, कुछ लार्ज एंगल के थ्रू, कुछ स्मॉल एंगल्स के थ्रू और कुछ स्ट्रेटली। ठीक है, तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्लियर है बेटा, तो अब इसके बेसिस पे, जो ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन के बेसिस पे जो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल को तैयार किया गया, वो दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड हो गया। फर्स्ट इज द न्यूक्लियस एंड सेकंड वन इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए उसके बेसिस पे दो पार्ट में कैसे डिवाइड हुआ, फर्स्ट इज द न्यूक्लियस एंड सेकंड वन इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, जैसे कि हम बोल रहे थे ये एक एटम है, इसके सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो दैट इज द पॉजिटिव स्फीयर, दैट इज द न्यूक्लियस एंड दैट वन इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तभी तो क्या होगा, जनरली एटम क्या होगा, जनरली स्टेबल होगा ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, कुछ अल्फा रेज डायरेक्टली मतलब सीधे पास हो रही थी, कुछ अल्फा रेज डेविएट हो रही थी स्मॉल एंगल से, और कुछ अल्फा रेज क्या हो रही थी, यहाँ से वापस आ रही थी। ठीक है, डेविएट हो रही थी बैक। ठीक है, मोर देन 90 डिग्री एंगल। क्या आपने कंक्लूजन्स और जनरली ऑब्जर्वेशंस पढ़ चुके हो कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो यहाँ से उसने उस बेसिस पे क्या मॉडल डेवलप करा कि जो सेंटर में है, सेंटर में जो है न्यूक्लियस है, दैट इज स्मॉल इन साइज एंड विच कैरी द पॉजिटिव चार्ज। तो जनरली एटम का जितना मास कंसेंट्रेट होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है ड्यू टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो मास आपको पता है ना, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। ठीक है ना, इट मीन्स वो क्या कह रहा है, जो एटम का मास है वो पूरा का पूरा न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेट होगा, और वो किसकी वजह से होगा, जनरली इज ड्यू टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हालांकि उस टाइम तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे, न्यूट्रॉन बाद में डिस्कवर हुए थे। उसने ऐसा आइडिया लगाया क्योंकि उस टाइम तक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुके थे, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से एटम का मास क्या हो रहा था, जनरली इक्वल नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इट मीन्स उसने यहाँ से आइडिया लगा लिया था कि इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के अलावा कोई और पार्टिकल भी है। ठीक है, हो सकता है न्यूट्रॉन हो, उसकी डिस्कवरी लेकिन हालांकि बाद में हुई। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या है, द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अराउंड जो स्पेस है इन विच द इलेक्ट्रॉन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो ये दो उसने जनरली पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था अपना रदरफोर्ड मॉडल, किसके बेसिस पे, कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। क्लियर है बेटा, तो यहाँ से पे हमारा ये रदरफोर्ड मॉडल खत्म होता है। इसके बाद हमारे पास आएंगे इसकी लिमिटेशंस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बेटा कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।